हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये है पार्ट 2 अपना सेल साइकिल सेल डिवीजन का। तो पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 2 पेज देख लिए हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन के एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये है हमारा पार्ट 2। सो गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले इनमें बताया गया है क्विसेंट स्टेज के बारे में, नहीं दिख रहा है। सबसे पहले इन्होंने बताया है क्विसेंट स्टेज के बारे में जी नॉट। तो ये बोलते हैं क्या कि एडल्ट एनिमल में हर एक सेल डिवाइड नहीं करता है। एग्जाम्पल दिया है हर्ट सेल। कुछ सेल जो होते हैं वो ओकेजनली ही डिवाइड करते हैं। उस केस में जब हमको क्या करना होता है, इंजरी सेल जो सेल्स इंजरी हो जाते हैं उनको रिप्लेस करना होता है तब, या फिर जब सेल डेड हो जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए ही सेल डिवाइड करते हैं। तो ये जो सेल जो डिवाइड नहीं करते हैं ये फर्दर एग्जिस्ट करते हैं G1 फेज़, और ये क्या करते हैं कि इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसको जी नॉट स्टेज बोलते हैं सेल साइकिल का। जी नॉट को हम क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज में सेल्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, का मतलब है वो डिवाइड नहीं करते हैं पर एक्टिव होते हैं। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो माइटोटिक डिवीजन जो होता है हम लोग को सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन दोनों प्लांट और एनिमल हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों में ही रहेगा। माइटोटिक डिवीजन प्लांट के अंदर माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेल्स में देखते हैं, लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में ही देखा जाता है। अब हम बात करते हैं एम फेज़ की। ओके, सो एम फेज़ जो होता है इसको मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल कहते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व होता है नंबर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी आर सेम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। एम फेज़ को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेरेंट और प्रोजेनी के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि माइटोसिस को 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। अपने स्टडी में सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि एम फेज़ को 4 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज, फिर होता है टीलोफेज। सो हम पहले एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। तो प्रोफेज क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोफेज होता है वो बस S और G2 के बाद क्या आता है एम फेज, और एम फेज का पहला स्टेज है प्रोफेज। सो ये जो होता है S और G2 के बाद आता है। S और G2 फेज में जो न्यू DNA मॉलिक्यूल बनते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, जबकि उलझे होते हैं, है ना, इंटरविंड होते हैं, आपस में लिपटे होते हैं। प्रोफेज इज मार्क्स बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो क्रोमोसोमल मटेरियल जो होते हैं वो अनटैंगल्ड हो जाते हैं, मतलब जो पहले उलझे हुए थे, टैंगल थे, वो अब क्या हो गए, अनटैंगल हो गए क्रोमैटिन कंडेंसेशन के दौरान। ओके, और जो सेंट्रोजोम था जो कि एस फेज में डुप्लीकेट हुआ था, अब वो अपोजिट पोल्स पे जाने लगा था। तो अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं प्रोफेज के बारे में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है। इसमें पहला दिया गया है कि क्रोमोसोमल मटेरियल जो होते हैं वो कंडेंस होके कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना लेते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो हमको कैसे दिखते हैं, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमोसोम जो हमको है 2 क्रोमैटिड के दिखते हैं, जो कि अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर से। ओके, अटैच टुगेदर थ्रू सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे जो सेंट्रोजोम जो डुप्लीकेशन हुआ था, जिनका इंटरफेस के किस फेज के दौरान, एस फेज के दौरान हुआ था, वो अब अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं, और इस सेंट्रोजोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, और हर एक सेंट्रोजोम जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालता है जिसको हम एस्टर्स बोलते हैं, और 2 एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर मिलके माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं। तो माइटोटिक एपरेटस कैसे बनता है, 2 एस्टर्स
with spindle fiber form mitotic apparatus. ओके अब यहाँ पे देखो, cells at the end of prophase when viewed under microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. ओके तो जब प्रोफेज खत्म हो जाता है तब हम सेल को अगर माइक्रोस्कोप में दिखते हैं तो हमको ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दिखता है, ना न्यूक्लियस, ना न्यूक्लियर इन्वेलप दिखता है. तो ये दो फिगर भी है प्रोफेज के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है. ये है अर्ली प्रोफेज की देखिए कैसी फिगर है, और लेट प्रोफेज में देख सकते हैं आप कैसा हो रहा है कि सारा जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी टूट रहा है, और जो पहले जो क्रोमोसोमल मटेरियल थे वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे क्रोमोसोम के फॉर्म में, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि ये क्रोमोसोम बन चुका है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और उसके बाद का डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.